Jai Hind students. Today I'm going to take up the last topic of this chapter 4, change in profit sharing ratio among existing partners, and the topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Students, this has been told you earlier that whenever there is change in profit sharing ratio, we have to deal with few items. Okay, the list was given in the beginning itself, and one of the item is that assets are to be revalued and liabilities are to be reassessed. इसका मतलब क्या है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब जितने एसेट्स हैं उनकी नई वैल्यू निकाली जाएगी और लायबिलिटीज़ की को भी दोबारा से वैल्यू किया जाएगा. अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं. उनकी इच्छाएं हो सकती हैं. एक ये कि जो नई वैल्यू निकाली गई है एसेट और लायबिलिटीज़ की वो बुक्स में दिखाई जाए, और दूसरा ये कि जो नई वैल्यू निकाली गई है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वो ना दिखाई जाए बुक्स में. तो दोनों ही केसेस को यहाँ पे हैंडल करना सीखेंगे. सो नंबर 1 इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन रिवाइज्ड, दैट इज़ चेंज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड. यानी सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या सीखना है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रीवैल्यूड एसेट्स को और रीअसेस्ड लायबिलिटीज़ को, यानी कि बुक्स में दिखाना है हमें नई वैल्यू पे. तो अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. उस अकाउंट में आपको जितना डिफरेंस है, यानी जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, वो दिखाना है आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में. इस पर आपको गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. जो भी गेन या लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर हो वो आपको कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करना है. तो आइए सीखते हैं ये कैसे होगा. जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ फॉर इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट. जब भी वैल्यू इंक्रीज़ होगी एसेट की तो हमारी एंट्री क्या होगी. एक सिंपल सा पुराना 11th का ही फंडा आपने पढ़ा था कि इंक्रीज़ इन एसेट इज़ डेबिटेड, तो वही यहाँ पे फंडा लगाएंगे. एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. कहाँ पे दिखाना है इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है. ठीक है, अमाउंट क्या आएगा, इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट. दोनों में कौन सा अमाउंट आएगा, जितना एसेट की वैल्यू बढ़ गई है. सपोज करिए बुक्स में बैलेंस शीट में अभी तक 10,000 का कोई एसेट था, ठीक है. अब रिवाइज़ किया गया उसको जब, तो पता चली कि नई वैल्यू उसकी है 12,000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 यानी इंक्रीज्ड वैल्यू ही आएगी. एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन एसेट इज़ क्रेडिटेड, तो हमने एसेट को क्रेडिट किया. डेबिट किसे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. अमाउंट कौन सा आएगा, डिक्रीज्ड वैल्यू आएगी. फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अब बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. इंक्रीज्ड वैल्यू, यहाँ पे नाम आएंगे एसेट और लायबिलिटी के. लायबिलिटी क्रेडिट क्यों की है, क्योंकि इंक्रीज इन लायबिलिटी इज़ क्रेडिटेड. याद आ गया 11th का रूल, वही यहाँ पे अप्लाई होगा. नेक्स्ट 4th, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. डिक्रीज वैल्यू, वही डिक्रीज इन लायबिलिटी इज़ डेबिटेड, वही रूल लगाया हमने. नंबर 5, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट. अब ये भी पॉसिबल है कि किसी फर्म के पास कोई ऐसा एसेट हो जो कि बुक्स में नहीं दिखाया जा रहा हो पिछले कुछ सालों से. तो ऐसा अगर कोई एसेट है तो अब उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो रिकॉर्ड करने का मतलब हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है. फिर से इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड. अनरिकॉर्डेड एसेट जो भी उसका नाम होगा वो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, पूरा जितना अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू है वो फुल वैल्यू आएगी. फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वही इंक्रीज इन लायबिलिटी इज़ क्रेडिटेड, फुल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस अमाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब आपके दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. किसी एक साइड का टोटल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो दूसरे साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा.
उस बैलेंसिंग फिगर को हमें क्या नाम देना है वही देखते हैं। इफ़ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो हम मानेंगे कि गेन है, और गेन है तो उसे क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके लिए एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो इसका मतलब वो लॉस है, और जर्नल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मगर ये लॉस भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नाउ डेबिट में क्या क्या आ रहा है, टू एसेट्स, मगर कौन से, डिक्रीज इन वैल्यू, ठीक है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी आप अगर डायरेक्ट बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इसको याद रखना, डेबिट में क्या क्या आ रहा है, एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। फिर टू लायबिलिटीज़ अकाउंट, जो इंक्रीज़ हो रही हैं लायबिलिटीज़ वो, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, जो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई है वो फुल वैल्यू पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पॉइंट जो था वहाँ मैंने जर्नल एंट्रीज़ में नहीं समझाया था, अब समझाती हूँ। रेम्यूनरेशन फॉर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, यानी कि अगर फर्म किसी पार्टनर को रीवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए कोई रेम्यूनरेशन देती है, कुछ पैसा देती है कि आप रीवैल्यूएशन का काम पूरा कर दीजिए, तो वो कहाँ से देगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू देगी। इसमें केस क्या है कि अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है फर्म द्वारा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सा अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट होगा जितना रेम्यूनरेशन पे किया है उसने। अगर फर्म ने डायरेक्टली पे किया है रेम्यूनरेशन, ठीक है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट आएगा, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द बैंक फर्म। आ गया समझ में, ठीक। फिर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये तो बाद में करेंगे। अब देखते हैं लायबिलिटीज़ में क्या क्या, क्रेडिट साइड में क्या क्या आ रहा है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आ रहा है बाय एसेट, और कब, जब वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है एसेट की, ठीक है। बाय लायबिलिटीज़ यानी कि डिक्रीज़ हो रही है लायबिलिटी की वैल्यू तो क्रेडिट साइड में आएगी। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट, यानी कोई एसेट है जो कि अभी तक अनरिकॉर्डेड था वो क्रेडिट साइड में आएगा। फिर अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा डेबिट साइड में, उसको हमें क्या करना है वो माना जाएगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है तो वो गेन माना जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम पहले डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे, सेम टोटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उसको हम बैलेंसिंग फिगर अब हमारा क्रेडिट साइड में आएगा तो वो नेट लॉस माना जाएगा, ठीक है, और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर। नाउ एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आपस में पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है तो आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, ठीक है। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का मतलब कि आपने रिकॉर्ड कर दिया है बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। इसका मतलब अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे आप नई फर्म के लिए यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के लिए, तो वो बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिखाएंगे वो रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि नई वैल्यू पर दिखाएंगे। अब केस 2 क्या था कि जब पार्टनर्स चाहते तो हैं कि वैल्यू किया जाए एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को, मगर उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। जब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो इसका साफ मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका कैसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा।
तो हमें एक सीधा काम करना है, नेट इफ़ेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है। नेट इफ़ेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करने का तरीका ये दिया गया है आपको। इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट, जितनी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है एसेट की वो, यानी कि वही एग्जांपल लेते हैं, 10,000 वैल्यू थी बुक में, अब रिवाइज होके 12,000 हो गई है, तो 2,000 जो इंक्रीज़ है एसेट की वैल्यू में वो 2,000 यहाँ पे आएगा। जितने भी एसेट्स हैं जो जो इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वैल्यू, वो सब यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। प्लस डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो प्लस कर दी जाएगी इसमें। माइनस डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट कोई डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज्ड अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। माइनस इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज्ड अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये सब प्लस माइनस करने पर जो रिज़ल्ट है वो कहलाएगा नेट इफ़ेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। अब इस नेट इफ़ेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन में हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का जो भी है शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये नेट इफ़ेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेट इफ़ेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन पॉजिटिव है तो हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, और एडजस्टिंग एंट्री हमारी होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नेट इफ़ेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन नेगेटिव है तो हमारी एंट्री पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ आई विल टेक अप वन क्वेश्चन फॉर यू, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23 of your book T.S. Garewal volume 1 class 12. Let us take up this question. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet on 31st March 2019 stood as follows. Capitals ABC, I am not going to read this. I'll read the amount. General reserve, investment fluctuation reserve, sundry creditors. Land and building, machinery, computers, investment, market value rupees 90,000 and book value is rupees 1 lakh. Sundry debtors, cash in hand, cash at bank, advertisement, suspense. Okay, I'll give you the photograph. I'll click the photograph and I'll give it to you in the PDF, and all the notes also in the PDF. They decided to share profits equally with effect from 1st April 2019. They also agreed that number 1, this is the information given to you, that they have agreed for the following items to be changed. Value of land and building be decreased by 5%, यानी land and building की value 5% से कम कर दी जाए. Value of machinery be increased by 5%, by 5%, machinery की value 5% से increase कर दी जाए. A provision for doubtful debts be created at the rate 5% on sundry debtors. Debtors के ऊपर provision 5% बनाया जाए. Created means बनाया जाए. A motorcycle valued at rupees 20,000 was unrecorded and is now to be recorded. अब एक मोटरसाइकिल है अनरिकॉर्डेड है, जो कि 20,000 उसकी वैल्यू है, अब उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है. आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज़ 10,000 इज़ नॉट पेबल. 10,000 के क्रेडिटर्स को हमें पे नहीं करना है. गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years. प्रॉफिट्स बीइंग फॉर 2018-19 इट इज़ लॉस रुपीज़ 50,000. 2017-18 profit rupees 2,50,000 and 16-17 profit rupees 2,50,000. C was to carry out the work for reconstituting the firm at a remuneration including expenses of rupees 5,000. Expenses came to rupees 3,000. अब यहाँ पे दो तरफा बात कर दी है इन्होंने कि रेम्यूनरेशन 5,000 पे की गई है और एक्सपेंसेस जो हैं वो 3,000 के हैं. फर्म को कोई मतलब नहीं एक्सपेंसेस कितने के हैं. जितना रेम्यूनरेशन सी को फर्म पे कर रही है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है. पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ बुक्स ऑफ ए बी एंड सी जर्नल एंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 23. particulars, date, particulars, amount debit, amount credit,
फर्स्ट एंट्री होगी जनरल रिजर्व को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। ये बेसिक है, जो रिजर्व्स हैं उनको ख़त्म करना है, पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेट डाली April 1 क्योंकि इस दिन चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व 60,000 का था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी ख़त्म करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का, डेबिट किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मार्केट वैल्यू है 90,000, बुक वैल्यू है 1 लाख। 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो हमने क्या किया, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 लिख दिया। फिर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 डिक्रीज़ हुई है वो रिज़र्व से कवर अप कर दी 10,000 तक की। अब 20,000 का रिज़र्व बचा है, जो रिज़र्व बचा है वो पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नेक्स्ट April 1 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एसेट्स में आपको दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 का, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमें ख़त्म करना है, तो उसे क्या करना है, क्योंकि वो एक एसेट फिक्टिशियस एसेट था, तो एसेट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करते हैं, उसको डिक्रीज़ करते हैं। तो डिक्रीज़ इन एसेट इज़ टू बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिट कर दिया हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को, और इस 5,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे अकाउंट से डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है हमारी एंट्री रिलेटेड टू गुडविल में शेयर। हमने कैलकुलेट किया कि कितना सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है और किसका आ रहा है, और उस हिसाब से हमने गुडविल में शेयर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। चलिए इसकी कैलकुलेशन देख लें हम, कैसे हमने कैलकुलेट किया। ओके, नाउ A is to B is to C, old ratio 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि न्यू रेशियो वो कह रहे हैं इक्वल होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आ गया A सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30, B और C गेन कर रहे हैं, B 1/30 और C 4/30। तो हम क्या करेंगे, A सैक्रिफाइसिंग शेयर इन फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कैलकुलेट की है पहले हमने, ये रही फर्म की गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड से समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज लीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, 2 साल का प्रॉफिट था 2.5 लाख का, माइनस 50,000 का लॉस अपॉन 3 इंटू 2, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ परचेज ईयर्स। तो ये कैलकुलेट करके हमारी पता चला हमें कि गुडविल आई है 3 लाख की। अब इस 3 लाख में जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो अकेला व्यक्ति है A, उसका शेयर बन रहा है इंटू 5/30 50,000 का। अब ये 50,000 B और C अपने गेनिंग रेशियो में दे देंगे A को, और गेनिंग रेशियो उनका था 1:4, ठीक है। तो 50,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो B दे रहा है 10,000 और C दे रहा है 40,000। B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account, gaining partners to sacrificing partners, 10,000, 40,000, 50,000। नेक्स्ट है हमारी रीवैल्यूएशन से पहले एक एंट्री आनी चाहिए थी, और वो था एक एंट्री नहीं हो गया है वो, राइट, सॉरी, एग्जैक्टली वो रीवैल्यूएशन में ही आनी है और वो दिखाई गई है। April 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये कैसे की गई है एंट्री, आपके क्वेश्चन में देखिए, वो कह रहे हैं कि जितनी भी इंक्रीज़ हैं वो सब कुछ डेबिट होने हैं। मशीनरी इंक्रीज बाय 5%, तो मशीनरी एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया है बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू बुक्स में है 2,40,000, तो 2,40,000 का 5% कैलकुलेट करिए, 12,000 आएगा। फिर एक मोटरसाइकिल है जो कि अनरिकॉर्डेड है, यानी एक एसेट को रिकॉर्ड करना है, फिर से वही रूल लगेगा, इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड, तो मोटर व्हीकल अकाउंट को डेबिट किया, 20,000 फुल वैल्यू दिखा दी। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें पे नहीं करना है,
ठीक है, तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है 10,000 से। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल किया 42,000 आया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब अगर एसेट कोई डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज करनी है बाय 5%। तो लैंड एंड वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,50,000, इसका 5% हो जाएगा आपका 17,500। फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए वो कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5%। सन्ड्री डेटर्स है हमारे 50,000 के, इसका 5% हो जाएगा 2,500। टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। अब ये सीज कैपिटल अकाउंट क्या था, लास्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन का कि सी को रेम्यूनरेशन 5,000 दी जा रही है रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म, फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म। ठीक है, तो जो रेम्यूनरेशन पे हो रही है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पे होगी टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज़। अब अगर आप देखें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जब क्रेडिट हो रहा है उसका टोटल है 42,000। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट 42,000 है। इसका मतलब समझ लीजिए अगर डायरेक्ट जर्नल एंट्री से करना पड़े तो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 25,000। इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल 25,000 है। साफ समझ में आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको फिर से डेबिट करना पड़ेगा बैलेंसिंग अमाउंट से 42,000 माइनस 25,000। ये रही उसकी एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट है 17,000 का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। राइट, नाउ लास्ट आइटम इज टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट भी मांगा गया है। वही फॉर्मेट होगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट साइड में आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के। और साथ साथ कोई भी अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो आएगी डेबिट साइड में कोई, और हमें जो रेम्यूनरेशन पे किया है वो आएगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ था, डिक्रीज हुई थी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की, वो दिखा दिया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई भी प्रोविजन हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, हम लाइबिलिटी अपनी क्रिएट कर रहे हैं, वो दिखा दिया। टू सीज कैपिटल अकाउंट, रेम्यूनरेशन फर्म ने पे किया है, वो दिखा दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, जो भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो भी हमें गेन हो रहा है सिंपल भाषा में। ठीक है, गेन कब हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, नया अनरिकॉर्डेड एसेट है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारा फ़ायदा ही तो हो रहा है, हमें अब पे नहीं करना है उनको, तो जो भी फ़ायदा हो रहा है वो कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड का टोटल है 42,000, डेबिट साइड का टोटल है 25,000, माइनस किया बैलेंसिंग फिगर 17,000 आई, और इस अमाउंट को ये है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रही है। इसको हमने प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज़ ओवर नाउ।